क्रोमेटिन नेट। क्रोमेटिन नेट न्यूक्लियस के अंदर ये धागा होता है, बहुत ही महीन धागे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होते हैं। कॉइल्ड मतलब होता है बहुत ज़्यादा, कॉइलिंग समझते हैं ना आप लोग, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होता है क्रोमेटिन नेट। और इसी के अंदर पूरे सेल का जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। इसी के अंदर में पूरे सेल का जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब होता है जो गुण है ना, कोशिका का जितना भी गुण है वह सभी किसमें समाहित होता है? क्रोमेटिन नेट में। आपके बॉडी में जो भी कैरेक्टर है वो सारा का सारा कैरेक्टर कहाँ होता है? क्रोमेटिन नेट में। आप किस तरह से बोलते हो, आप किस तरह से हंसते हो, आप किस तरह से चलते हो, ये सब आपका कैरेक्टर है, ये गुण है आपका। और ये सारा जो गुण है कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमेटिन नेट। आपको पहले बता दिया, क्रोमेटिन नेट क्रोमोजोम में बदल जाता है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, यही बाद में क्रोमोजोम में बदल जाता है। मतलब दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। शक्तिमान आप लोग देखे होंगे, तो उसमें गंगाधर, मायाधर, ओमनाथ का शास्त्री होता है, वही शक्तिमान है कि नहीं? वही ऐसे ऐसे चक्कर घूमता है, शक्तिमान बन जाता है। तो क्रोमोजोम शक्तिमान है, क्रोमेटिन नेट गंगाधर है दोनों एक ही। समझ रहे हो? तो क्रोमेटिन नेट जो है इसी के अंदर पूरे सेल का गुण जो है वो समाहित होता है। सारा इंफॉर्मेशन जो भी गुण होना चाहिए है ना, वही इसमें समाहित रहता है, जिसको हम लोग जेनेटिकल कैरेक्टर या जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होता कहते हैं, है ना। आप जो भी कर रहे हो सब आपके डीएनए में, क्रोमोजोम में लिखा हुआ है। समझ रहे हो? आपके क्रोमोजोम में लिखा हुआ है, वही चीज आप कर रहे हो। वो जैसा जैसा आदेश देगा वैसा वैसा आप करोगे। समझ रहे हैं? तो क्रोमेटिन नेट, क्रोमेटिन नेट क्या होते हैं भाई? ये बहुत ही लंबे फाइन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमेटिन नेट्स आर कॉइल्ड, कॉइल्ड मतलब समझते हैं ना, घुंघरा, कॉइल्ड लॉन्ग लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। आप लोग एक बात को सोच सकते हो कि सोचो कि हमारा न्यूक्लियस कितना छोटा होता है। हमारा न्यूक्लियस क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटा होता है, जो कि खुली आंख से भी नहीं दिखता है। और इसमें ये जो क्रोमेटिन नेट होता है ये इतना ज्यादा उलझा हुआ होता है, इसको जब सीधा करोगे तब लगभग यह 2.2 मीटर लंबा हो जाता है। सोचिए न्यूक्लियस कितना छोटा है, सेल बहुत छोटा है, खुली आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, माइक्रोस्कोप से देखो, सेल के अंदर का ये पार्ट है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर यह क्रोमेटिन नेट। समझ रहे हो? और ये इतना ज्यादा उलझा हुआ होता है कि इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 2.2 मीटर। इंडिया में एक जगह है, कपास की खेती होती है। समझ रहे हो? नाम हम बोल रहे हैं, बचपन में पढ़े थे। तो वहां पर कपास इतना होता है, अगर उसका रस्सी बनाया जाए तो पृथ्वी को 7 बार आप घेर सकते हो। जैसे लड्डू वगैरह, फल वगैरह को देखते हैं पूजा करने में डोरा से बांध देते हैं, है ना, 7 बार बांध सकते हैं। तो क्या होता है कि वो सब कॉइल्ड होता है। आपका आंत, इंटेस्टाइन लंबा होता है, आपके इतना लंबा है, लेकिन क्या है? कॉइल्ड होता है। कैसा होता है? देखे ना जी, ऐसे ऐसे कॉइल्ड होता है, इंटेस्टाइन कॉइलिंग होता है।
लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद क्रोमेटिन नेट का निर्माण किस चीज से होता है? डीएनए और हिस्टोन। हिस्टोन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है और डीएनए आप लोग जान रहे हो, अभी मिला जुला कर जानते हो कि डीएनए भी कुछ होता है। तो क्रोमेटिन नेट का निर्माण डीएनए और हिस्टोन से हुआ है। वही बात हम क्रोमोजोम के लिए भी कह सकते हैं, क्रोमोजोम का निर्माण डीएनए और, चूंकि यहां पर क्रोमेटिन नेट पढ़ रहे हैं, क्रोमोजोम बाद में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बाद में डिटेल पढ़ना है क्रोमोजोम के बारे में। क्या लिखेंगे? क्रोमेटिन नेट्स आर मेड बाय डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है ना। डीएनए भी आगे पढ़ना है हमें, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में भी आगे बताएंगे आपको, जब इसका सूक्ष्म रचना पढ़ेंगे क्रोमेटिन नेट का इसी चैप्टर में, तो आपको बताएंगे आखिर हिस्टोन और डीएनए कैसे मिलकर के क्रोमेटिन नेट का निर्माण कर रहा है। अब देखो, क्रोमेटिन नेट दो प्रकार का होता है ना। आपको लिखाया था, पिछले क्लास में बताया था, यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, है ना। यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन सेंटर के साइड में होता है और हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वह मेम्ब्रेन के साइड में होता है। तो दो प्रकार का क्रोमेटिन होता है, यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। क्रोमेटिन नेट कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन। पहला यू क्रोमेटिन और दूसरा जो होता है हेट्रोक्रोमेटिन, है ना। दोनों में क्या क्या अंतर है भाई? सबसे पहले यू क्रोमेटिन जो होता है वह न्यूक्लियस के सेंटर में पाया जाता है और हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साइड में होता है, पेरिफेरल के साइड में होता है। पिछले फिगर में हमने बताया था यू क्रोमेटिन किधर होता है? इट प्रेजेंट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, और हेट्रोक्रोमेटिन टुवर्ड मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन यह 11th में नहीं है, यह है 12th में। कहाँ है? लेकिन यहां पढ़ना जरूरी है, वहां भी पढ़ना होता है, यहां भी पढ़ना जरूरी है। इट प्रेजेंट टुवर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिधर मेम्ब्रेन है उधर ही साइड प्रेजेंट होता है, पेरिफेरल के साइड में। अब इन दोनों के बाद में बारे में कुछ खास बातें। देखो, जो भी क्रोमेटिन है चाहे क्रोमोजोम है, दोनों एक ही है, तो इनको देखने के लिए इनको स्टैनिंग करना पड़ता है। स्टैनिंग एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा आप किसी चीज को देख सकते हो, समझ रहे हो? उसको कहा जाता है स्टैनिंग प्रोसेस। जैसे बैक्टीरिया वगैरह का जब हम लोग रिसर्च करते हैं, जैसे जांच करते हैं बैक्टीरिया का, तो उसको कलर करते हैं, तब समझ में आता है कि वो बैक्टीरिया, इसे दिखाई नहीं देता है। तो आपको पिछले क्लास में बताए थे, जहां पर भी क्रोम लिखा हो, क्या लिखा हो? क्रोम। क्रोम मतलब क्या होता है? कलर। क्रोम मतलब कलर बॉडी, जिसको आप कलर करके ही देख सकते हो। तो यू क्रोमेटिन को कम ही कलर करने से यह दिख जाता है,
लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन को आपको डार्क कलर करना पड़ता है, तब ये दिखाई पड़ता है। क्लियर है? तो यह लाइट स्टैंड किया जाता है, इसको स्टैंडिंग मतलब कलर करना, और इसे क्या करते हैं, डार्क स्टैंड किया जाता है। यहां डार्क मतलब क्या होगा, बता सकते हो भाई? डार्क मतलब यहां क्या होगा? लाइट मतलब क्या होगा यार? प्रकाश नहीं, यहां लाइट मतलब होगा हल्का। लाइट मतलब हल्का, और डार्क मतलब बढ़िया से बढ़िया इसका हिंदी सुनना चाहिए। क्या बताए? भारी तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं नहीं, देखो इसको समझो, हल्का रंग से रंगना है, इसको क्या बोलते हैं फिर? गाढ़ा रंग। क्या बोलेंगे? गाढ़ा, ये बोलेंगे ना जी। अलग अलग जगह अलग अलग हो जाता है। तो ये सब गाढ़ा रंग से रंगना पड़ता है, मतलब ज्यादा कलर दोगे तब ये दिखाई पड़ेगा। अब देखो और इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं। यूक्रोमेटिन जो होता है ना, ये डिफ्यूज्ड होता है। यूक्रोमेटिन डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज मतलब बिल्कुल लूज होता है। कैसा होता है? लूज होता है। लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? कॉम्पैक्ट होता है। कैसा होता है? टाइट होता है। टाइट होता है, कॉम्पैक्ट होता है। समझ रहे हो? यूक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन डिफ्यूज होते हैं या लूज होते हैं। होता है ना भाई, कहीं कहीं पर धागा उलझा हुआ है। क्रोमेटिन क्या हुआ है? उलझा हुआ धागा, जाल है ना। तो कहीं कहीं पर क्या होता है? लूज होता है, कहीं कहीं पर क्या होता है? टाइट होता है, एकदम कॉम्पैक्ट होता है। तो ये क्या होता है? हेट्रोक्रोमेटिन आर कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट और टाइट। हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं, इसको ऐसे पढ़ोगे, है ऐसे नहीं पढ़ोगे। हेट्रोक्रोमेटिन है कॉम्पैक्ट, ऐसे नहीं। हेट्रोक्रोमेटिन कॉम्पैक्ट होते हैं, इसका मतलब ये होगा। तीनों लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? और लास्ट लाइन में दिक्कत होगा। पहले लिख देते हैं, यूक्रोमेटिन आर जेनेटिकली और ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव। और हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में लिखेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन आर जेनेटिकली और ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव। इसको तो समझाना पड़ेगा, उसके लिए आपको दिमाग का बत्ती जलाना पड़ेगा। देखो क्या होता है यहाँ, इसका मतलब देखो, यूक्रोमेटिन जो होते हैं वह जेनेटिकली, जेनेटिकली समझ रहे हो, गुणों को ले जाने वाला,
जेनेटिकली मोर एक्टिव होते हैं। इसके बारे में बाद में चलते हैं। जेनेटिकली इसका मतलब है जेनेटिक रूप से क्रोमेटिन ज्यादा अच्छा है, यह ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, लेस एक्टिव होता है। इसका मतलब गुणों को थोड़ा अच्छा से यह पहुंचा नहीं पाता है। यूक्रोमेटिन ज्यादा अच्छा से इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, और यह, या फिर ऐसे बोल सकते हो, इस पे जो इंफॉर्मेशन होते हैं वह थोड़ा ज्यादा रखता है और ये इंफॉर्मेशन कम रखता है। बात को समझ रहे हो? अब जैसे अभी गूगल है, पहले और भी चीजें थी, याहू वगैरह था ना, तो याहू वगैरह में उतना इंफॉर्मेशन नहीं था, कुछ कुछ बातें जो थी उस पर लिखा हुआ नहीं था। लेकिन गूगल महाराज पे कुछ भी सर्च कर दो आ जाता है ना। यूट्यूब पे आप कोई सा भी गाना सुन सकते हो, सारा गाना है भारत का। लेकिन वही आप किसी ऐप में, जो रील्स बनाने वाला ऐप है, तो उसमें आपको सारे गाने नहीं मिलेंगे। इंस्टाग्राम वगैरह पे भी सारे गाने नहीं मिलते हैं। तो यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन क्या है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, ये कम एक्टिव। एक कंपनी आई थी स्नैप, लोचा हो सकता है। तो हेट्रोक्रोमेटिन आर जेनेटिकली लेस एक्टिव। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन, देखो ट्रांसक्रिप्शन आपको बताते हैं, सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात। क्या आप लोग मेरे इस बात को जानते हो? ये है डीएनए। क्या है? आप लोग समझ रहे हो, क्रोमेटिन नेट भी डीएनए ही है। डीएनए क्या करती है, यह अपना आरएनए बनाती है। क्या बनाती है? आरएनए। इसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांस। ये आरएनए बनाती है, फिर ये आरएनए जाकर के प्रोटीन का निर्माण करती है। किसकी करती है? प्रोटीन का निर्माण करती है। तो आरएनए से जो प्रोटीन बनता है, इसको कहा जाता है ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्रोमेटिन नेट के अंदर क्या है? डीएनए। क्रोमेटिन नेट के अंदर क्या है? क्रोमेटिन नेट का निर्माण डीएनए और प्रोटीन हिस्टोन से हुआ है। डीएनए, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनाता है? आरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन। अब थोड़ा सा हम और इधर आ जाते हैं। किधर? इधर। इसी का एक पार्ट जो है यहां पर डाल दिया। क्रोमेटिन नेट के अंदर डीएनए, डीएनए क्या बनाता है? ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। आरएनए क्या बनाता है? ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। आपको हम कितने देर से बता रहे हैं कि आपका जो इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, किसके अंदर होता है? क्रोमेटिन। उसका यूनिट क्या है? डीएनए। इसी से बना हुआ है। अब डीएनए क्या करता है, अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस में बदल देता है? आरएनए किस में बदल देता है? प्रोटीन। प्रोटीन बन गया। अब यही प्रोटीन जाकर के जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, इसको गुण के रूप में बदल देता है।
किस में बदल देता है? गुण के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये पापा और मम्मी का, मदर का क्रोमेटिन है, जो कहाँ आ गया? आपके शरीर में। हमारे शरीर में आता है ना उनका क्रोमोजोम या क्रोमेटिन, आपके शरीर में आया, ठीक है। आपके पापा और मम्मी दोनों लंबे हैं, क्या है? लंबे हैं। अब क्रोमेटिनेट आया आपके शरीर में, या क्रोमेटिनेट किस में बदल गया? जी, मतलब बदला नहीं, डीएनए इसके अंदर है, ये क्या बनाएगा? और आरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन। अब लंबाई का जो भी पार्ट था, गुण था, इंफॉर्मेशन था, उसको क्रोमेटिनेट ने किस रूप में बदल दिया? प्रोटीन। अब ये प्रोटीन आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा? ग्रोथ हार्मोन। मतलब यह क्रोमेटिनेट ऐसा प्रोटीन बनाएगा जो ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा देगा। अब क्या हो जाओगे? लंबे हो जाओगे। मतलब आपका गुण जो था वो कहां था? क्रोमेटिनेट में। लंबाई वाला गुण कहां था? मतलब लंबाई का इंफॉर्मेशन कहां था? या फिर इसमें भी बोल सकते हो, इसी के अंदर है ना, डीएनए में था। डायरेक्ट चलते हैं डीएनए पे। आपका लंबाई वाला जो गुण था डीएनए में था। डीएनए ने क्या किया? आरएनए बनाया, और आरएनए इसको ट्रांसलेशन कर दिया। ट्रांसलेशन समझते हो? ये हिंदी है तो उसका इंग्लिश, इंग्लिश है तो मतलब आपके लंबाई जो था उसको ट्रांसलेट कर दिया प्रोटीन, और ये प्रोटीन अब ग्रोथ हार्मोन बढ़ा देगा, आप लंबे हो। हाँ, प्रोटीन ही बनेगा। प्रोटीन अगर नहीं बनेगा तो आपका वो जो इंफॉर्मेशन है वो इसे रह जाएगा। क्लियर है? तो आपका जेनेटिकल जो भी गुण था वह एक्सप्रेस हो गया ना प्रोटीन के रूप में। अब मान लो पापा, मदर, फादर और मदर आपके नाटे हैं। क्या है? नाटे हैं। तो नाटा वाला जो गुण है वह क्रोमेटिनेट में रहेगा, रहेगा जी, मतलब डीएनए में रहेगा। अब आरएनए बनाएगा, और क्या बनाएगा? अब ये जो प्रोटीन बनाएगा वह ग्रोथ हार्मोन कम कर देगा। क्या कर देगा? क्या हो जाएंगे? हम भी नटे हो जाएंगे। एक बात याद रखिए, आपके शरीर में अगर 1000 गुण हैं, वो सारे गुण इसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। अब जो गुण प्रोटीन के रूप में बदल जाएगा वो एक्सप्रेस हो जाएगा, नहीं बदलेगा, एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। नहीं तो आप ही फादर मदर जैसा हो जाते हैं ना, बिल्कुल, लेकिन उनसे थोड़ा सा तो अलग रहते हैं ना हम लोग, सारा गुण नहीं आएगा। सचिन तेंदुलकर उतना क्रिकेट खेले हुए हैं, अर्जुन तेंदुलकर में सारा गुण नहीं आएगा, वो सारा चीज एक्सप्रेस नहीं होगा भाई। मेरा कुछ बात बुझे तो बताओ, ये जो हमने किया है इसके लिए अच्छा कौन, यूक्रोमेटिन या हेट्रोक्रोमेटिन? कौन है अच्छा? इंफॉर्मेशन ले जाने के लिए यूक्रोमेटिन ज्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू हेट्रोक्रोमेटिन। अब देखो क्या लिखे हैं, ये तो समझ गए, यूक्रोमेटिन आर जेनेटिकली मोर एक्टिव, यही है एक्टिव, एक्सप्रेस ज्यादा कर रहा है, हेट्रोक्रोमेटिन लेस एक्टिव। अब देखो एक और पहलू है, यूक्रोमेटिन आर ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव। ट्रांसक्रिप्शनली मतलब ट्रांसक्रिप्शन ये ज्यादा करता है। क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से आरएनए बनाना। जब ये स्टेप होगा तभी तो ये वाला होगा। बात को समझ रहे हो? इसीलिए या तो आप जेनेटिकली बोलो या ट्रांसक्रिप्शनली बोलो, एक ही चीज है ना, रास्ता तो एक ही है। समझ रहे बात? सीतामढ़ी से पटना आना है, बीच में स्टेशन है, अगर किसी स्टेशन बीच में उतर जाओगे पटना नहीं आ पाओगे। वही बात है, सारा स्टेशन क्या होना चाहिए? फुल होना चाहिए। तो आपके सहूलियत के लिए
आपको जो हमने बताया, ये देखो जरूरी नहीं है कि 11th में नहीं है तो 12 में तो है ही ना। 12 वाला पोर्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। हालांकि वहां भी पढ़ाएंगे लेकिन यहाँ पे पढ़ा हुआ रहेगा। अरे भाई दिया है कि नहीं इसने? हाँ, कहाँ हो सकता है इस चैप्टर में? अच्छा यही होगा। ये इंफॉर्मेशन है ना भाई। ये देखिए, ये डीएनए है, ये क्या है, और ये जो अंडा है यही क्या है, हिस्टोन। डीएनए और हिस्टोन ये किसको बनाता है? क्रोमेटिन नेट। इसको भी पढ़ाएंगे लास्ट में। देखो 12 का पोर्शन है तो वहां पर आपको बहुत फायदा होगा इसको पढ़ने से। क्लियर है ना? टेंशन नहीं है ना? देखो देखो यहां पर लिखा हुआ है यू क्रोमेटिन। इन ए टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक, लिखा है लूजली पैक, लिखा है ना। एंड स्टेन लाइट, ये भी लिखा है। एंड आर रिफर टू एज यू क्रोमेटिन, लिखा हुआ है। द क्रोमेटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड एंड स्टेन्स डार्क आर कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन। फिर यहां लिखा हुआ है यू क्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन whereas हेट्रोक्रोमेटिन इज इनएक्टिव। यहां तक इसने लिख लिया कि ये इनएक्टिव है। हमने क्या लिखा? लेस एक्टिव या ज्यादातर लगभग बहुत कम एक्टिव होता है। समझ गए ना? तो क्लास 12 में दिया हुआ ये बात इसलिए बता दिए कि 11th आप पढ़ते हो एनसीईआरटी तो इसमें आपको नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं सोचना है। ये क्रोमेटिन हो गया। अब लास्ट में चला हमारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस केंद्रिका। केंद्रिका आप देखे थे, यह गोल स्ट्रक्चर है, राउंड स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड होता है और यह किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है, राइबोसोम के जैसा, है ना। उसके अलावा यह क्रोमेटिन नेट से, जो क्रोमेटिन जलिका है उससे यह चिपका हुआ होता है इस तरह से। और जिस जगह पे यह चिपका हुआ होता है उसको कहा जाता है नॉर रीजन। मतलब न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन दोनों भाई भाई, दोनों क्या हैं? दोनों एक साथ, मतलब ये कहीं ना कहीं उस पर चिपका हुआ होता है। समझ रहे? तो ज्यादा कुछ नहीं इसमें। न्यूक्लियोलस 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 इज राउंड सॉलिड मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर। इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है। दूसरी बात क्या लिखेंगे कि यह क्रोमेटिन नेट से चिपका हुआ रहता है, बट कहां, किस रीजन पे? नॉर रीजन। कहां पर? मतलब जहां चिपका रहता है उसी को नॉर रीजन बोलते हैं। न्यूक्लियोलस अटैच टू क्रोमेटिन नेट एट नॉर रीजन, और इसको कहा जाता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, है ना। हमारे अंदर बात करें, छोड़ो इसको छोड़ दो। उसके बाद न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है भाई, इसको भी देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस,
केंद्रिका का फंक्शन एक ही होता है, राइबोसोम बनाना। या क्या बनाता है? राइबोसोम। आप लोग पढ़ चुके हो। तो यह राइबोसोम का निर्माण करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है राइबोसोम फैक्ट्री। न्यूक्लियोलस प्रोड्यूसेस राइबोसोम, सो कॉल्ड राइबोसोम फैक्ट्री। बहुत सारा बनाता है। यह राइबोसोम बनाता है और राइबोसोम प्रोटीन बनाता है ना। यह राइबोसोम बनाता है और राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। ये हो गया आपका न्यूक्लियोलस, है ना। अब लास्ट चलते हैं हम लोग, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो चारों पार्ट खत्म हो गया, अब न्यूक्लियस का फंक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहला है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो न्यूक्लियस जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है। न्यूक्लियस जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है किसके अंदर? क्रोमेटिन नेट के अंदर। कहां होता है? कहां रखता है? न्यूक्लियस के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, वो कहां प्रेजेंट होता है? क्रोमेटिन में। मम्मी पैसा कहां रखती हैं? है ना, बक्से में, गोदरेज में छिपा करके। वही पैसा बाद में काम भी है, बहुत कीमती पैसा होता है उसमें। जब जरूरत पड़ता है तो वही पैसा काम आता है। ब्याज भी नहीं लगता और मिल भी जाता है टाइम से, है ना। तो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन, भाई न्यूक्लियस जेनेटिकल इंफॉर्मेशन रखता है किसके अंदर? क्रोमेटिन नेट में। बहुत ही अच्छा से आप लोग इसको समझो। न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिकल इंफॉर्मेशन इन, क्या लिखेंगे? इन बक्सा वीआईपी, क्या लिखेंगे? क्रोमेटिन में। बार बार नेट कहना भी कोई जरूरी नहीं है। क्रोमेटिन मटेरियल बोल दो, क्रोमेटिन बोल दो, क्रोमेटिन नेट बोल दो, एक ही बात है। क्रोमेटिन खाली मुंह से निकल जाना चाहिए। तो पहला बात सबको समझ में आया? न्यूक्लियस ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है किसके अंदर? क्रोमेटिन के अंदर। दूसरा, अब रखती हैं तो देती भी हैं भाई। पैसा मिल जाता है ना टाइमली, आप ही को मिलता है, आप ही को मिलता है। 1500 अलग से मिल ही जाता है। वो पैसा बहुत काम का होता है, एक्स्ट्रा पैसा होता है। फादर तो जोड़ के दे देते हैं, 6000 7000 में काम चला लो, तो वो आपका जोड़ा हुआ चीज रहता है। 3000 रहने में, 3000 खाने में। और जो मदर देती हैं वो पैसा उड़ाते हो, है ना, वो बहुत काम का चीज होता है। अगला क्या लिखे हैं? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल इंफॉर्मेशन। देखो, इनके पास जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है तो ट्रांसमिट भी न्यूक्लियस ही करता है। यही भेज देता, जा भाई, ये क्या करेगा? भेज देगा इसे करके। क्रोमेटिन नेट को भेज देगा, क्रोमेटिन नेट जाकर के वहां पर इंफॉर्मेशन से एक्सप्रेस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? न्यूक्लियस हेल्प इन
ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल इंफॉर्मेशन। जेनेटिकल इंफॉर्मेशन। अच्छा, ट्रांसमिशन मतलब क्या होना? अरे भाई क्या होता है? ढोना। ट्रांसमिशन मतलब रखे हैं तो ढोइए आप ही ना भेजिएगा जी, तो आप ही पर जिम्मेदारी है। तो न्यूक्लियस रखता भी है और उसको कैरी भी करवाता है, ट्रांसमिशन भी कराता है। दो फंक्शन समझ में आया? इसमें कोई गड़बड़ी नहीं ना है? इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, सब दिख जाएगा एक साथ। तीसरा है कंट्रोल सेल। सेल को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। सबसे शुरू क्लास में भी बताए थे, है ना? तो न्यूक्लियस पूरे सेल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। एक्टिविटी, सेल एक्टिविटी को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। उसके बाद है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब, सेल डिवीजन मतलब हिंदी क्या होगा? हिंदी क्या होगा? कोशिका विभाजन। डिवीजन मतलब क्या होता है? विभाजन। तो कोशिका विभाजन को भी कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। कौन करता है? न्यूक्लियस। पहले देखो से, देखो भाई, ये हमने कोशिका बना दिया, सेल बना दिया, और इसके अंदर आपको न्यूक्लियस बना दिया। तो कोशिका विभाजन में दो चीजें होती है। सबसे पहले न्यूक्लियस विभाजित हो जाता है। पहले क्या होता है? न्यूक्लियस विभाजित होगा, तब जाकर के पूरा का पूरा सेल डिवाइड होता है। समझ रहे हो? तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, है ना? तब कोई भी देश कैसे विभाजन होता है? कोई भी देश है वो विभाजित हो गई, तो पहले अंदर से विभाजन स्टार्ट होगा, आंदोलन होगा, फलना चिलना होगा, तब ना पूरा देश विभाजित होगा। जैसे आप लोग देख, तो सेल डिवीजन जो है वह न्यूक्लियस डिवीजन पहले होता है, तब वो होता है। इसीलिए न्यूक्लियस डिवीजन ही सेल डिवीजन का आधार होता है। पहले आप डिवाइड होइए तब होंगे। समझ रहे हो? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन।
तो प्री रिक्विजिट मतलब होता है आधार। क्या है इसका मतलब? न्यूक्लियस का विभाजन जो होता है वही कोशिका विभाजन का आधार है। बात को समझ रहे हो? तो सेल डिवीजन को भी न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, समझ रहे हो? बिना न्यूक्लियस डिवीजन के सेल डिवीजन नहीं हो पाता है। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना पड़ेगा, तब पूरा का पूरा सेल डिवाइड होता है। कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब हाँ, केमिकल रिएक्शन। सेल में होने वाले जितने केमिकल रिएक्शन हैं सभी मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं सभी को कंट्रोल न्यूक्लियस ही करता है। सेल के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं सबको कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म by sending mRNA into cytosol। साइटोसोल बोलो या साइटोप्लाज्मा। ये थोड़ा अलग चीज लिख दिए हैं, हो सकता है अभी समझ में नहीं आए बस, लेकिन ये याद करो कि न्यूक्लियस मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ये आपको थोड़ा अभी समझ में नहीं आएगा कि mRNA को सेंडिंग क्या करता नहीं करता, लेकिन ये कॉपी में रहने दो। जब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। हो सकता है 12 क्लास तक लग जाए इसको समझने में, ये अभी समझ में नहीं आने वाला। तो बस ऐसे याद रखो, न्यूक्लियस कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। ये 4-5 चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है ना। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सेल कंट्रोल, सेल डिवीजन का कंट्रोल और कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये 5 चीजें हो गई। और एक और लास्ट है वेरिएशन। वेरिएशन मतलब क्या होता है? चेंज होना। वेरिएशन मतलब चेंज होना, है ना। तो गुणों का चेंज होना ही वेरिएशन कहलाता है। जैसे हम लोग फादर और मदर से अलग है, हमारे बच्चे हमसे अलग होंगे, उनके बच्चे उनसे अलग होंगे। 100% कॉपी नहीं है हम लोग माँ बाप के। ये जो चेंजिंग आता है इसी को कहा जाता है वेरिएशन। और लगातार अगर वेरिएशन आ रहा है तो एक दिन ऐसा आता है कि हम बिल्कुल अलग जाति के हो जाते हैं। जैसे आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि हम लोग बंदर के प्रजाति हैं, है ना, एप के प्रजाति हैं। तो वही एप जो है धीरे धीरे चेंज होते गया और वो बिल्कुल अलग हो गया। आदमी अलग हो गया, लंगूर अलग हो गया। आप भी देखो, बंदर और एप, मंकी और एप दोनों अलग है ना, लेकिन लगते हैं एक ही जैसे। कभी ना कभी वो एक ही होंगे, लेकिन चूंकि निरंतर अलग होने के कारण वो अलग हो गए। चिंपैंजी हमसे 99.99% सेम है हमसे। आप लोग जनरल नॉलेज में भी पढ़े होंगे कि आदमी और चिंपैंजी में क्या अंतर है। पढ़े हो कभी जनरल नॉलेज में? बुक पहले आता था, अब कहाँ से आएगा? तो मोबाइल में सब कुछ मिल जाता है। तो हम लोग पढ़े थे कि दोनों में एक ही अंतर है कि वो हम लोग हथियार बना सकते हैं, वो सब नहीं बना सकता। उसके अलावा सारा काम कर सकता है, जो आप करते हो सारा चिंपैंजी कर सकता है। इसलिए कभी कभी किसी किसी आदमी को हम लोग रिलेटेड भी कर देते हैं, चिंपैंजी जैसा है, थोड़ा सा रिलेट कर देते हैं। तो ये जो रिलेशन है यह समानता के आधार पर करते हैं। क्या करते हैं? और हमारे सिस्टर जो हैं, बहनें जो होती हैं, वो हमारा कंपैरिजन मंकी से, बंदर से, लंगूर से
डॉग से, है ना। डॉग तो हो गया बिल्कुल अलग प्रजाति। तो हमें, और हम लोग जो है, आप लोग को एक प्रजाति है गधा, उससे कंपैरिजन कर देते हैं, है ना, उससे कंपैरिजन कर देते हैं। जो गधा होता है, देखे आप लोग कभी, जो गधा होता है बहुत ही यूनिक प्राणी होता है। गधा को हम लोग वैशाखी नंदन कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वैशाखी नंदन। एक्चुअली में क्या होता है कि बैसाख के महीने में, बैसाख के महीने में धरती पर घास बहुत कम होता है, समझ रहे हो। तो क्या होता है, गधा चरते 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 कोसों दूर चला जाता है ना, पेट भर जाता है उतने दूर में। फिर जब कोसों दूर चला गया, जब पीछे मुड़ के देखता है, कहते बाप, इतना खा लिए और खाया कुछ नहीं है, इतना खा लिए। उसी खुशी में क्या होता है, गधा मोटा हो जाता है। तो गधा जब घास नहीं होता उसी समय मोटा होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बैसाखी नंदन। लेकिन जब बरसात का समय है अभी, तो बरसात के समय में बहुत सारा घास होता है, तो चरते चरते थोड़ा दूर जाता है, पेट भर जाता है, पीछे मुड़ के देखता है इतना ही दूर है, इतना ही हम खाएं, मेरा खुराक इतना कम हो गया। उसी दुख में क्या होता है, दुबला हो जाता है। पेट भरा हुआ है लेकिन दुबला हो गया वो दुख के कारण। तो इसीलिए कंपैरिजन किया जाता है। तो बैसाखी नंदन जो है, आप लोग समझ गए होंगे। तो वही कहने का मतलब है कि कभी तो वेरिएशन क्या होता है, चेंज होना। जेनेटिक इंफॉर्मेशन में अगर चेंज हो जा रहा है तो उसको कहा जाता है वेरिएशन। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी वेरिएशन आते रहते हैं। हम अपने माँ बाप से, पेरेंट से वेरिएट हैं, बहुत चीजें हमारे अंदर अलग हैं, समझ रहे हो। तो उसी को कहा जाता है वेरिएशन। तो वेरिएशन जो है वह कौन कॉज करता है, जब क्रोमेटिन नेट में या क्रोमेटिन में जब चेंज आ जाती है ना, न्यूक्लियस के अंदर, तभी वेरिएशन आ जाता है। व्हेन changes occurs in when changes occurs in यही क्या कहलाता है, वेरिएशन। यही क्या कहलाता है, वेरिएशन, है ना। समझ गए। तो हमारा न्यूक्लियस क्या हो गया, खत्म, न्यूक्लियस खत्म हो गया है। लेकिन बहुत चीजें अभी भी बाकी है। हमें थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में अलग से पढ़ना पड़ेगा। क्रोमोसोम के बारे में अलग से पढ़ना पड़ेगा। बट आपको थोड़ा सा क्वेश्चन, अच्छा बताओ, क्वेश्चन कहां तक किया था आपने, ये गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक हो गया था असाइनमेंट से। अब आगे का क्वेश्चन हम लिखते जा रहे हैं। ये राइबोसोम लाइसोसोम का है। इससे फायदा ये होता है कि आप ये पढ़ के गए हो तो अच्छा से क्वेश्चन वो बन जाएगा आपका, है ना। एक्सरसाइज 1 में आपको क्वेश्चन बनाना है 7, 9, 15, 22, 24। अगले क्लास में इसको बना के आना है, क्योंकि हम लोग असाइनमेंट 2-4 क्लास नहीं बनाए हैं। एक्सरसाइज 2 में आपको 2 क्वेश्चन है, 9 और 16। और एक्सरसाइज 3 में आपको 1, 8, 9, 12, 41,
इसको आप लोग कॉपी में लिख लेना अभी, है ना, इसको कॉपी में लिख लेना। ये हो गया राइबोसोम और लाइसोसोम। उसके बाद और भी चीजें पढ़ाए थे आपको, वैक्यूल, माइक्रोबॉडी, साइटोस्केलेटन, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम तक का है। इसके बाद सीलिया फ्लैजिला पढ़ाए थे। सेंट्रोसोम के बाद उसके बाद न्यूक्लियस, उसका अगले क्लास में दे देंगे। तो इन चारों जो टॉपिक है इनका क्वेश्चन आप एक्सरसाइज से बना के आओगे। अगले क्लास में डील करेंगे इस सब क्वेश्चन को। क्वेश्चन बनाओ तब फायदा होगा बहुत ज्यादा। इसके क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं इन चारों के। तो इन सब क्वेश्चन है अगले क्लास, इसको बना के लाओगे, ज्यादा नहीं है ना। 30 होंगे, उससे ज्यादा क्या होगा, 30 35 40 होंगे। इसको आप पूरा बना लेना है सेगमेंट से, और जो जो क्वेश्चन नहीं बनेगा इसको आप असाइनमेंट अगले क्लास में सबको लेके आना, है ना। तो अभी क्रोमोजोम हम लोग पढ़े, लिख लेना लिख लेना। फोटोग्राफी नहीं करना है भाई, तुम लोग फोटोग्राफी फिर सब करेगा। रखो रखो फोन जी रखो, सब फोटोग्राफी करेगा। तो इसको जरा लिख लो, 5 मिनट आपका रेस्ट भी हो जाएगा। 5 मिनट आप लोग माइंड को रेस्ट कीजिए। हाँ ए जी तुम लोग रखो, वो तो खुद फोन है, वो क्या है, खुद फोन ही है, तो फोन क्या निकालना है। इसलिए उसको लिखे कि चलो 5 मिनट इंटरटेनमेंट होगा आपका।
अब चलते हैं हम लोग क्रोमोसोम पर। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का अगर हम लोग पर्यायवाची निकाले, सैनोनिम से लगा है, तो क्रोमो मतलब होता है कलर और सोम मतलब होता है बॉडी। तो क्रोमोसोम मतलब क्या हुआ? कलर्ड बॉडी, वैसा बॉडी जो कलर करने के बाद दिखाई दे, है ना। क्रोमोसोम का आविष्कार जो था, क्रोमोसोम का आविष्कार स्ट्रासबर्गर ने किया था। किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने। स्ट्रासबर्गर ने क्रोमोसोम का आविष्कार किया था। लेकिन क्रोमोसोम जो नाम था, टर्म मतलब क्या होता है? नाम। जैसे आपका नाम दिया जाता है माँ बाप के द्वारा, मौसी के द्वारा, मौसा के द्वारा, तो क्रोमोसोम टर्म जो है वह वाल्डेयर साहब ने दिया था, वाल्डेयर। लेकिन क्रोमेटिन नाम जो दिया था वह दिया था फ्लेमिंग साहब ने। तीनों चीज आ गए, क्रोमोसोम का आविष्कार, नाम क्रोमोसोम, और क्रोमेटिन जो टर्म है वह फ्लेमिंग ने दिया था। उसके बाद क्रोमोसोम का नंबर भाई कितना होता है? तो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है प्रत्येक जीव में अलग अलग होती है। हमारे में कितना होता है क्रोमोसोम? 23 पेयर। कितना होता है? 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम हमारे शरीर में होते हैं। कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। मतलब जितना शरीर में सेल है सब में कितना क्रोमोसोम होगा? 46। क्लियर हुआ? शरीर में जितना भी क्रोमोसोम सेल है सब में कितना होगा? 46। तो अलग अलग एनिमल, अलग अलग प्लांट में किसी में भी क्रोमोसोम की संख्या सेम नहीं होती, सब में डिफरेंट होता है। समझ रहे हो? तो हम लोग थोड़ा सा क्रोमोसोम नंबर देख लेते हैं। क्रोमोसोम नंबर अगर देखा जाए तो अलग अलग होते हैं। कुछ का याद रख लो आप। कुछ का याद रख लो, और भी हैं बहुत सारे आपके क्लास 12 में दिए हुए। जैसे आदमी में 46 क्रोमोसोम होता है ना। मटर में 14 क्रोमोसोम होता है। ड्रोसोफिला में
8 क्रोमोजोम होते हैं, मेज में 20 क्रोमोजोम होते हैं, बैक्टीरिया में सिंगल क्रोमोजोम होते हैं। समझ रहे हो? ये जितने भी क्रोमोजोम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चारों में से ये सभी पेयर्ड में होते हैं। क्रोमोजोम क्या होते हैं? पेयर्ड में होते हैं, जोड़े में होते हैं, तो उसको लिखा जाता है 2n। क्या लिखते हैं उसको? और अगर जोड़ा में ना हो तो उसको क्या लिखते हैं? n से। जैसे 2n 46 है तो n कितना हो जाएगा? 23, 7, 4, 10। इसका तो होगा नहीं, आधा नहीं होता है ना, क्रोमोजोम आधा कभी भी नहीं होता। तो ये 2n है, मतलब इसको डिप्लॉयड, इसको हैप्लॉयड। ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये नंबर लिख दिया ना। अब लिखते हैं हम लोग कुछ टर्म। हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। हैप्लॉयड डिप्लॉयड देखो क्या होता है। जब किसी सेल में क्रोमोजोम का 2 सेट हो, कितना सेट हो, उसे कहा जाता है हैप्लॉयड डिप्लॉयड सेल। और जब किसी सेल में क्रोमोजोम का 1 सेट हो, उसको कहा जाता है हैप्लॉयड सेल। या फिर जीव के बारे में भी बोल सकते हो, वैसा जीव जिसमें क्रोमोजोम का 2 सेट हो, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, और जिसमें 1 सेट हो, हैप्लॉयड। ठीक है? डिप्लॉयड को हम लोग 2n से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? 2n, मतलब 2 सेट। और हैप्लॉयड को हम लोग स्मॉल n से दिखाते हैं। समझ रहे हो? परिभाषा बिल्कुल सिंपल है। द सेल हैविंग 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम are called diploid। जैसे इसका एग्जाम्पल एनिमल है ना, एनिमल हो गया, डिप्लॉयड होता। हम लोग क्या होंगे? डिप्लॉयड, है ना। एनिमल, सम प्लांट्स। हैप्लॉयड मतलब क्या हो गया? सेल हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम। हैप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड, है ना। इसका एग्जाम्पल आप अगर लिखोगे तो हो जाएगा गैमीट, सम प्लांट्स, फंगस। हालांकि ये रटने वाला नहीं है एग्जाम्पल, ये आपको धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हैप्लॉयड डिप्लॉयड समझ में आ जाता है। अब हम बच्चे को देते हैं ये समझने के लिए, बिल्कुल समझ। ये मान लो कोशिका है, कितना सेट हो गया? 2 सेट है ना, डिप्लॉयड समझने के लिए बस ये। और सिंगल सेट है मतलब हैप्लॉयड। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि ये डिप्लॉयड का क्रोमोजोम लिखा है और ये हैप्लॉयड का क्रोमोजोम लिखा है ना। डिप्लॉयड 2 सेट लिखे हैं और ये आधा से 1 सेट लिखे हैं, है ना। आधा हो जाता है सेट में। क्रोमोजोम नंबर इन सब का याद रखना।
ह्यूमन का इंपॉर्टेंट है, पी का इंपॉर्टेंट है, ड्रोसोफिला का इंपॉर्टेंट है, मेज का इंपॉर्टेंट। यही चारों तो आते रहता है पूरे। और भी हैं, और भी हैं। वैसे और जो है वो क्लास 12 में बहुत सारे दिए हुए हैं, शायद नहीं है, हटा दिया गया चैप्टर। चलो पुरानी एनसीईआरटी में था। ये नंबर समझ गए आप? बिल्कुल ना। तो क्रोमोसोम के बारे में इतना चला, आपको ये सब चीजें जानकारी पड़े। हैप्लॉइड डिप्लॉइड आपको जब तक बायोलॉजी पढ़ोगे तब तक ये पीछा छोड़ेगा नहीं, ये बार बार आते रहता। ठीक है, ये क्रोमोसोम बार बार आते रहते हैं। हैप्लॉइड डिप्लॉइड मतलब हैप्लॉइड या डिप्लॉइड क्रोमोसोम का नंबर है या क्या है? सेट होता है या क्रोमोसोम नंबर होता है? सेट होता है। नंबर से कोई मतलब नहीं। जैसे देखो यहां पर हमारे शरीर में टोटल क्रोमोसोम 46 है आदमी में, तो सेट जो है वह 46 का है। लेकिन वही मटर में कितना का है? तो दो सेट जो बनेंगे 7 और 7 का बनेगा। आदमी में कितना बनेगा सेट? दो को सेट 23 का बनेगा। ड्रोसोफिला में 4 का बनेगा। तो सेट जो है सब में 2 ही है, लेकिन क्रोमोसोम की जो संख्या अलग अलग होगी। शादी ब्याह में बर्तन का सेट दिया जाता है ना, तो बर्तन का सेट उसको भी मिलता है, इसको भी मिलता है, सबको मिलता है। हो सकता है इसमें बर्तन की संख्या ज्यादा हो, है तो सब सेट ही ना जी। वो अलग बात है, कोई ज्यादा दे देता है सेट में बर्तन। क्लियर हो रहा है ना? तो वही क्रोमोसोम का है। नंबर कितना उससे मतलब नहीं, सेट 2 होना चाहिए। चाहे 7 का सेट हो या 23 का सेट हो, 2 को सेट है ना, नंबर से मतलब नहीं है। तो याद रखना डिप्लॉइड और हैप्लॉइड जो है वह सेट होता है, नोट नंबर। समझ रहे हो? नंबर नहीं होता है। इसलिए दुनिया में हर एक जीव में क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग होती है, एक होता ही नहीं है। जितना क्रोमोसोम होगा उतना ज्यादा गुण होता है, जितना ज्यादा क्रोमोसोम होगा उतना ज्यादा कैरेक्टर होगा। बैक्टीरिया में एक क्रोमोसोम है, उसमें कैरेक्टर कितना होगा? कहाँ होता है? कैरेक्टर लेस नहीं होता है, कुछ होता है। लेकिन हमारे अंदर देखो बहुत सारा कैरेक्टर है। गोरा काला एक कैरेक्टर हुआ, लंबा बौना एक कैरेक्टर हुआ, बाल सीधा घुंघरेला एक कैरेक्टर हुआ। तो ये कैरेक्टर होते हैं। अब चलते हैं हम लोग मेन चीज पे। अभी तक तो आपको खाली बताते जा रहे हैं क्रोमेटिन नेट, क्रोमोसोम है, फलना है चिलना है। तो अभी टाइम है 10-15 मिनट, उसी को समझते हैं हम लोग। कैसे क्रोमेटिन नेट को हम क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमेटिन नेट को क्रोमोसोम हम कैसे कहते हैं, इस चीज को समझना है। समझो जरा। ये समझ आपको एक चीज से आएगा। जैसे देखो सेल जो है, इसका जो जीवन चक्र है यह 2 चरणों में पूर्ण होता है। जब सेल रेस्ट करती है उस कंडीशन को कहा जाता है इंटरफेज। क्या बोलते हैं उसको? और जिस समय सेल डिवाइड करती है उस समय को कहा जाता है सेल डिवीजन। सेल का साइकिल क्या बता रहे हैं? मतलब जैसे हम लोग हैं ना, हमारा क्या होता है, जन्म लेते हैं, बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं।
फिर जन्म लिया, ये चक्र चलते रह रहा है ना। उसी तरह सेल में दो चक्र होता है। क्या होता है? दो चक्र। कौन कौन सा? अरे भाई साइकिल मतलब क्या होता है? चक्र होता है। हर जगह मीनिंग अलग होता है। साइकिल यहां बोल रहे हैं तो चला के नहीं आना है, साइकिल मतलब चक्र। तो सेल साइकिल दो होता है। इंटरफेज यह कौन सा पार्ट होता है? रेस्ट वाला। क्या? जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है, और सेल डिवीजन जब सेल विभाजन कर रही है। हम आपको एक लेखा जोखा भी बता दे रहे हैं। कोशिकाएं 23 घंटे इंटरफेज में रहती है। कितने घंटे? मतलब 24 घंटे में 23 घंटे या रेस्ट करती है। और सेल डिवीजन कितने घंटे में हो जाता है? 1 घंटे में। क्लियर हुआ? समझ रहे हो? तो जब सेल रेस्ट कंडीशन में होती है तब क्रोमेटिन नेट दिखता है। क्या दिखता है? और जब वो डिवाइड करने जाती है तब क्रोमेटिन नेट किस में बदल जाती है? क्रोमोजोम में। समझ रहे हो? न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये क्या है? ये क्या? अरे भाई ये क्या है? क्रोमेटिन नेट है। और यह किस समय का है? इंटरफेज। और जब सेल जो कोशिकाएं हैं वह कहां आती है? जब सेल डिवीजन करती हैं। चलो कुछ चीजें हिंदी में लिखने में ज्यादा। इंटरफेज के समय। और ये जो लिख रहे हैं ये कब लिख रहे हैं? सेल डिवीजन के समय। क्या दिखने लगे? अरे भाई क्या दिखेगा आपको? ये दिखेगा। क्या दिखेगा? ये दिखेगा। है ना? इसको अगर बाहर निकाले या तो ऐसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा। ये दोनों क्या है? क्रोमोसोम। ये जाल जो है वह एक स्ट्रक्चर में बदल गया। इसी को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमेटिन नेट ही क्रोमोसोम में बदल जाती है। इसीलिए है ना? तो कैसे बदला? अब देखो आपके पास मान लो जनेऊ वाला तार है। जनेऊ उलझा हुआ है। उस तार को क्या करते हो? सुलझाते हो। फिर उसको ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ऐसे करके लपेटते जाते हैं। लपेटते हैं ना? या फिर कोई ऊन, ऊन आप लोग जानते हो ऊन क्या होता है? उलझ गया तो क्या करते हैं हम लोग? उसको लपेट लपेट के एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। या धागा है उलझा हुआ है, उसको हाथ में ऐसे ऐसे करके मोटा करके उसको बांध के रख देते हैं। सुलझ गया ना, तो वह स्ट्रक्चर बन गया। तो उसी तरह क्रोमेटिन नेट जो है वह क्रोमोजोम में बदल जाता है। लेकिन यह बात याद रखना पड़ेगा कब कौन सा चीज दिखता है। इंटरफेज के समय में क्या दिखता है? क्रोमेटिन नेट। और सेल डिवीजन के समय आपको क्या दिखेगा? तो कोई बच्चा आपसे पूछेगा बताओ क्रोमोजोम पर स्टडी कब किया जाता है? जब दिखेगा तभी ना स्टडी करोगे। तो क्रोमोजोम का स्टडी सेल डिवीजन के समय किया जाता है। इंटरफेज में क्रोमोजोम आपको नहीं दिखेगा। साइंटिस्ट इंतजार करते हैं कब डिवाइड करेगा। माइक्रोस्कोप लेके बैठा रहता है जब डिवीजन स्टार्ट होता है क्रोमोजोम। तो सेल डिवीजन के समय भी एक
फेज आता है, आप लोग पढ़ोगे, जिसको बोलते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में सबसे क्लियर दिखता है क्रोमोसोम, इसीलिए मेटाफेज में सबसे ज्यादा रिसर्च किया जाता है क्रोमोसोम पर, क्योंकि सबसे अच्छा दिखता है। मानते हैं सेल डिवीजन में दिख रहा है, लेकिन सबसे अच्छा जब दिखेगा तभी ना अटैक करेंगे हम। तो पहले एक बात बताओ, क्रोमेटिन नेट से क्रोमोसोम में कैसे बदला? लिखते हैं तो देखो क्या होता है, क्रोमेटिन नेट गेट condensed to form chromosome। कंडेंस्ड मतलब क्या होता है? घना हो जाना, संघनित होना ना। मान लो यहां पर उलझा हुआ तार रखा हुआ है, उसको आपने क्या किया? लपेट दिया। मतलब लपेट रहे मतलब क्या होता है? घनन कर रहे हो ना, उसका संघनित कर दिया। आपने क्या कर दिया? कंडेंस्ड कर दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया, तब जाकर के आपको क्रोमोसोम दिखाई दिया। अरे भाई ये है, इसको ऐसे ऐसे लपेट दिए ना, ऐसे करके लपेटते हैं ना जी, ऐसे करके लपेट करके हमने क्रोमोसोम बना लिया। तो कंडेंसेशन किए, क्या किए? उलझा हुआ है, जैसे कोई उलझा हुआ तार है, उसको आपने क्या किया? लिए इतना बड़ा है, उसको ऐसे ऐसे कर मड़ो के इतना छोटा कर दिया। ये जो छोटा हो गया ये कंडेंस्ड फॉर्म हो गया। क्या हो गया? कंडेंस्ड हो गया। आप लोगों ने संघनन की क्रिया पढ़ी होगी। जैसे वाष्प जो है वो हवा होती है, जब वाष्प किसी छत पे पड़ती है तब वह बूंद के रूप में बदल जाती है, उस क्रिया को कहा जाता है संघनन, कंडेंसेशन। तो वाष्प जो था सब आपस में जुड़ जुड़ के क्या बना दिया? पानी बन गया। तो क्रोमेटिन नेट गेट कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम। इसमें आपका सारा आंसर आ गया। क्रोमेटिन नेट कब दिखाई देता है? सेल डिवीजन के समय। कब दिखाई देता है? कब दिखाई देता है बताइए? इंटरफेज में लिखे है ना, इंटरफेज के समय में न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमेटिन। और जब सेल डिवीजन के समय में क्या दिख रहा है? ये तो क्रोमोसोम है, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा दिए। तो क्रोमोसोम या तो ये एक दो डंटा रहेगा या फिर चार डंटा, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना। क्रोमेटिन नेट कब दिख रहा है? इंटरफेज, सेल डिवीजन के समय में क्रोमोसोम। अच्छा, क्रोमेटिन नेट क्रोमोसोम में कैसे बदला? बाई, इसको याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका ये क्या है? कंडेंसेशन, मतलब इसको कहते हैं घना होकर, घना होता है इसका मतलब कंडेंसेशन। ये देखो यहां ये जो तार है ये क्या हो गया है? कंडेंस्ड हो गया, इसको मोड़ दिया गया है। इसको फैलाएंगे तो क्या होगा? इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडेंस्ड फॉर्म में आ गया भैया, संघनित हो गया है। उसके बाद एक और लाइन लिख देते हैं, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम कब किया जाता है? ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ सेल डिवीजन। कब किया जाता है? मोस्टली जेनेटिकल रिसर्च, taken on chromosome in metaphase of cell division। अब आप बोलोगे काहे सर, काहे इसी समय करते हैं? क्योंकि इस समय क्रोमोसोम क्लियर दिखाई देता है,
बहुत छोटा होता है ना, और ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, मतलब घना ज्यादा होता है तो अच्छी तरह से दिखती है। चलो अभी आपको दिखाई देंगे लास्ट में, देख ही लेते हैं। कहीं अच्छा फोटो है? आपको समझने लायक कहीं पर भी फोटो नहीं है। ये देखो थोड़ा सा समझोगे, ये देखो अलग अलग है ना, सब अलग अलग है, और ये देखो कैसा हो गया, इसमें आपको क्लियर नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा डीप है। ये देखो क्रोमोजोम है, ये क्या है? क्रोमोजोम है, चार डंडा है ना इसमें, चार डंडा है, ये तो क्रोमोजोम दिखाई दे रहा है, ये विजुअल नहीं है कहीं पर भी। ये देखो है ना उलझा हुआ, ये बाद में सुलझ जाता है। ये तो ऐसे ही समझाया गया है जो हमने आपको समझाया। देखो इसमें थोड़ा सा पहचान सकते हो, देखिए कितना उलझा हुआ है, उलझा हुआ है ना बहुत सारा, ये देखो उलझा हुआ है, और ये देखो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, गठीला हो गया है ना, वही चीज है। तो यह आपका आज तक रहने देते हैं, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम है ना, तो इसको आप याद रख। वैसे सेल डिवीजन पढ़ोगे तो आपको वहां पर दिखाएंगे, देखो क्रोमोजोम कैसे कैसे चेंज होते जाता है ना। आज यहीं तक रहने देते हैं।